ट्रेन में बैठे बैठे मैं बॉस की कही उस बात के बारे में सोच रहा था जब उन्होंने मुझसे ये कहा था, उमेश अभी कमलपुर के लिए निकलो, वहाँ स्टील प्लांट में जाओ और हाँ, इस बार का ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। बॉस के ये कहने का तरीका मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, मगर हर एम्प्लॉय की तरह ही मैंने भी उनका गुस्सा और कड़वी बातों को बर्दाश्त कर लिया। वैसे तो मुझे कमलपुर के स्टील प्लांट में कल सुबह पहुंचना था, लेकिन इस बार मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं आज रात ही कमलपुर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद ट्रेन कमलपुर स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतरा और साथ ही जब निगाहें प्लेटफॉर्म में लगी घड़ी पर गईं तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। ट्रेन के जाते ही मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा। बड़ा छोटा सा स्टेशन था। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे ने अपना घर बना रखा था। खैर मुझे क्या, मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। आसपास इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि मैं अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुन पा रहा था। खैर मैं जब स्टेशन से बाहर निकला तो अंदर और बाहर में मुझे कुछ खास फर्क दिखा नहीं। बाहर भी खालीपन ने अपना डेरा जमा रखा था। मैंने सोचा आज रात किसी होटल में रुक जाता हूँ, कल का कल देखा जाएगा। और यही सोचकर मुझे अपने सामने जो भी रास्ता दिखा मैं उसी पर चलने लगा, मगर उस सीधे रास्ते पर मुझे दूर दूर तक कोई होटल, यहाँ तक कि एक लाइट का खंबा भी नहीं दिख रहा था। उस अंधेर नगरी में रोशनी का इकलौता साधन मेरा फोन ही था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने मेरे कान में दस्तक दिया। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज घोड़े के टाप की है। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी टांगा लिए मेरे पास आ रहा था। मैंने सोचा शायद ये मुझे किसी होटल तक पहुंचा देगा। यही सोचकर मैं उस तांगे वाले को हाथ दिखाकर रुकवाने लगा। उसने तांगे को मेरे से कुछ फासले पर ही रोक दिया और बोला, कहाँ जाना है बाबूजी? उस तांगे वाले का पूरा शरीर एक चादर से ढका हुआ था। उसके चेहरे को छोड़कर बाकी सब कुछ ढक रखा था। अब या तो उसका चेहरा सफेद था या फिर दाढ़ी। खैर मैं बोला, भाई साहब मुझे किसी होटल तक छोड़ देंगे या फिर कोई ऐसी जगह जहां मैं रात कटा सकूं? इतना बोलते ही मेरे नाक में एक सड़ी हुई सी बदबू टकराई, जिससे कोई बड़ा जानवर मर गया हो। खैर वो तांगे वाला बोला, साहब ये गांव है, यहाँ होटल नहीं मिलेगा। आप आज रात स्टेशन में ही वेटिंग रूम में रुक जाओ, मैं कल आपको स्टील प्लांट ले चलूंगा। उस आदमी के मुंह से स्टील प्लांट का नाम सुन के मैं एकदम से चौंकते हुए बोला, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्टील प्लांट जाना है? इस पर वो तांगे वाला मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ सब स्टील प्लांट जाने के लिए आते हैं साहब। और इतना बोलकर वो तांगे वाला वहां से चला गया। उसके जाते ही वो जो सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई। खैर मैंने सोचा कि ये तांगे वाला यहाँ का लोकल आदमी है, और जब इसी ने कह दिया कि यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा तो सच में नहीं मिलेगा। और ऐसे में वेटिंग रूम में रात गुजारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले ही पल मैं वापस से स्टेशन में था और वेटिंग रूम ढूंढने के लिए अपनी नजरें दौड़ा रहा था। तभी मुझे एक कमरे के बाहर वेटिंग रूम का बोर्ड लगा हुआ दिखा। मैं उस कमरे की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही मैं कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले मेरे नाक में वही सड़ी हुई सी गंध आई। फिर बाद में मुझे बेंच पर एक बूढ़ा आदमी, एक बुढ़िया और एक मेरी ही उम्र का लड़का बैठा दिखा। उन सब ने भी अपना पूरा शरीर उस तांगे वाले की तरह ही चादर से ढक रखा था। मुझे देखते ही पता नहीं क्यों वो तीनों एकदम से उठकर खड़े हो गए।
और उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। खैर मैं भी उसी बेंच पर उनके पास जाकर बैठ गया। बूढ़ा बुढ़िया और वो लड़का मुझे अभी भी घूरे जा रहे थे, जैसे उन्होंने मेरे जैसे इंसान को पहले कभी देखा ही ना हो। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन तभी अचानक ही मुझे ठंड लगने लगी। मई के महीने में ठंड लगना अजीब बात तो थी ही, मगर उससे भी ज़्यादा मैं हैरान इस बात से था कि वो सड़ी हुई सी बदबू अभी भी आ ही रही थी, जबकि ना तो वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और ना ही कोई खिड़की। तभी मैं उस बूढ़े आदमी से बोला, कितना अजीब है ना, मई के महीने में ठंड लग रही है। इस पर उस बूढ़े आदमी ने खरखराती आवाज में कहा, हाँ, यहाँ आसपास पहाड़ है ना, इसलिए। वो दुर्गंध अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरा उस वेटिंग रूम में रुकना मुश्किल हो रहा था। मैं अपने नाक को हाथ से दबाकर बाहर जाने के लिए उठा ही था कि तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने उस आदमी से कहा, जी बस यहीं पे। और ये बोलकर मैं उस वेटिंग रूम से बाहर निकल गया। मैं जैसे ही वेटिंग रूम से बाहर निकला, तभी वो सड़ी हुई सी बदबू भी एकदम से बंद हो गई। मैंने अपनी जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और एक सिगरेट जलाकर वेटिंग रूम के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गया। अभी मैं सिगरेट का कश ले ही रहा था, तभी एक आवाज आई, बेटा तुम सिगरेट पीने लगे हो? मैंने उस आवाज की ओर देखा तो वही तीनों, यानी वो बूढ़ा बुढ़िया और वो लड़का वेटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े थे। मैं उस बूढ़े आदमी को जवाब देना तो चाहता था, मगर क्या बोलूं ये समझ नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं वहां से उठकर उन दोनों से दूर जाने लगा। अभी मैं उन लोगों की ओर देखते हुए चल ही रहा था, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक आवाज आई, हे, मरना है क्या? वो स्टेशन मास्टर थे और मैं चलते हुए रेलवे ट्रैक में गिरने जा रहा था, जिसमें एक मालगाड़ी आ रही थी। मैंने स्टेशन मास्टर को शुक्रिया किया और जब वेटिंग रूम की ओर देखा तो वो तीनों वहां से गायब थे। डर से मैं फिर उस वेटिंग रूम में नहीं गया और प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर ही लेट गया। अगले 5 से 10 मिनट में ही मैं गहरी नींद में चला गया और फिर अगली सुबह ही मेरी आंख खुली। मैं स्टेशन पर पहली बार भीड़ भाड़ देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। खैर मैंने स्टेशन पर ही चाय पिया और फिर निकल पड़ा स्टील प्लांट की ओर। मैं स्टील प्लांट पहुंचा और थोड़ी बातचीत के बाद मुझे अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिल गया, मगर इस भागदौड़ के दौरान कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं स्टील प्लांट से निकल रहा था तो तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। वापसी की ट्रेन रात के 10:30 बजे की थी। लिहाजा मैं थोड़ा खाना पीना करके स्टेशन पहुंचा और कल रात की तरह ही प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया। जैसे जैसे रात घनी होती गई वैसे वैसे स्टेशन खाली होता गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब कल रात की तरह ही उस पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला था। मेरी ट्रेन भी अब कुछ ही मिनटों में आने को थी, लेकिन तभी मेरे नाक में वही सड़ी गली सी बदबू आने लगी। मैं जानता था कि कौन होगा। मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि वही बूढ़ा बुढ़िया और लड़का है, मगर इस बार उनके साथ वो तांगे वाला भी था जिसने मुझे कल रात वेटिंग रूम में रुकने की हिदायत दी थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, जा रहे हो बेटा? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। ट्रेन को देखने के बाद मैं जब उन लोगों की ओर पलटा तो उस बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे थे और साथ ही वो लड़का और वो बुढ़िया भी रो रहे थे। मैंने अपनी जेब से 100 का एक नोट निकाला
और जैसे ही उस बूढ़े के हाथ में थमाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो मैं दंग रह गया। उसका हाथ किसी बर्फ की सिल्ली की तरह था। खैर, पैसे थमाकर मैं बुजुर्ग के लिहाज से उनका पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए यानी उल्टे थे। यही नहीं बल्कि उस बुढ़िया, वो लड़का और उस तांगे वाले के पैर भी उल्टे थे। मैं ठिठक कर पीछे हट गया और पता नहीं क्यों मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं स्टेशन मास्टर के कैबिन में था। मुझे होश में आता देख स्टेशन मास्टर ने कहा, आप वही है ना जो कल रात पटरी पर गिरने वाले थे? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए स्टेशन मास्टर को सब कुछ बता दिया, जिस पर उन्होंने अपनी कुर्सी के पास ड्रॉवर में से एक अखबार निकाला और अखबार का एक पेज मेरे सामने करते हुए कहा, कहीं वो लोग ऐसे तो नहीं दिखते थे? मैंने वो अखबार देखा तो उसमें उन तीनों के साथ उस तांगे वाले का भी फोटो था और साथ ही एक और लड़के का, जिसके नीचे लिखा था लाश अभी तक मिली नहीं है। और उस लड़के की फोटो बिल्कुल मेरे जैसी थी। तब स्टेशन मास्टर ने बताया कि दरअसल कुछ दिनों पहले तांगा समेत खाई में गिर जाने की वजह से इन सभी की मौत हो चुकी है और इनमें से जो लड़का मेरी तरह दिखता था उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। ये सब जानकर मुझे अब उस बुजुर्ग का प्यार और अपने बेटे की तरह मानना सब कुछ समझ आ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ये बात है साल 1992 की। तब मेरी उम्र यही कोई 16-17 साल की रही होगी। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं छुट्टियां बिताने अपने नानी के घर आया हुआ था। नानी घर आने के 2 कारण थे। पहला, गांव की ताजी हवा और सुकूनदायक माहौल। दूसरा, नाना जी की कहानियां, जो उस वक्त मुझे बहुत पसंद थीं और मैं रोज रात को सोने से पहले नाना जी की कहानियां जरूर सुनता था। उस रात भी खाना पीना करके मैं सीधे नाना जी के कमरे में चला गया तो नाना जी खिड़की के पास कुर्सी लगाकर ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि उन दिनों गांव देहातों में बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी। खैर, नाना जी मुझे देखते ही समझ गए कि मैं उनसे कहानी सुनने आया हूं, जिस पर नाना जी ने मुझसे कहा, आओ बैठो, कहानी सुनोगे? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और नाना जी के बगल में दूसरी कुर्सी डालकर बैठ गया। बैठते ही नाना जी ने बताना शुरू किया। बात आज से यानी 1992 से 40 साल पुरानी है। तब मेरा ट्रांसफर बेलपुर नाम के एक गांव में हुआ था। तब ना तो मेरी शादी हुई थी और ना ही कोई परिवार था। अकेला आदमी झोला उठाया और बेलपुर गांव पहुंच गया। डाकिये का काम इतना आसान भी नहीं होता है। धीरे धीरे मुझे तब पता चलने लगा था। ट्रांसफर के साथ ही साथ बेलपुर गांव में मेरे रहने का पूरा इंतजाम भी कर दिया गया था। मुझे अच्छे से याद है, काम पर वो मेरा पहला दिन था। उसी दिन से मेरे सर पर इतना काम आ गया था कि मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। सारा काम निपटाते निपटाते वक्त का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। समय का पता मुझे तब चला जब डाकघर के चौकीदार ने पास आकर मुझसे ये कहा, साहब कितना काम करिएगा, रात हो गई है, ज्यादा काम के ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, वो तो मुझे पता है, ज्यादा काम के ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, पर काम फेंक कर रखना मुझे ठीक नहीं लगता। इस पर चौकीदार बोला, हाँ पर रात बहुत हो गई है, ऊपर से आप जिस रास्ते से घर जाइएगा वो रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। तो इस पर मैंने कहा, अच्छा नहीं है मतलब?
चोरों का डर है क्या? इस पर चौकीदार बोला। नहीं साहब, चोरों का नहीं, भूतों का डर है। उस रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता है, सुना है उसी कब्रिस्तान में भटकते हैं सारे भूत। उस वक्त मुझे इन भूत प्रेत जैसी चीजों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं था, इसलिए मैंने चौकीदार से कहा, भूत भूत इन सारी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, और तुम भी मत करो, यह सब फालतू बात है। इतना बोलकर मैं वापस अपने काम पर लग गया। सारा काम निपटाते निपटाते कब रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला। खैर मैं डाकघर से निकलने लगा। अभी मैं डाकघर से निकल ही रहा था कि तभी चौकीदार फिर से बोला, साहब आप कहो तो मैं घर तक छोड़ाऊं आपको? इस पर मैंने चौकीदार को साफ शब्दों में मना कर दिया और घर की तरफ निकल पड़ा। रात के 9 बजे ही पूरा गांव खामोशी के गिरफ्त में था। घरों के बाहर कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। खैर मैं इन सारी चीजों की परवाह किए बगैर चलता रहा। हालांकि मेरे पास टॉर्च था, मगर अंधेरा इतना ज्यादा घना था कि टॉर्च रास्ता दिखाने में नाकाम सी साबित हो रही थी। चलते हुए मैं उस रास्ते पर पहुंचा जहां एक भी घर नहीं था, मतलब कि वो रास्ता गांव से थोड़ा बाहर की तरफ था, और वो कब्रिस्तान जिसके बारे में चौकीदार बता रहा था वो भी इसी रास्ते पर था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, जिस वजह से चांद की रोशनी भी उस रास्ते पर सही से पहुंच नहीं पा रही थी। टॉर्च की लाइट के सहारे अभी मैं उस रास्ते पर अपने घर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। किसी और के कदमों की आवाज तो मुझे आ ही रही थी, साथ ही साथ बीच बीच में किसी का शरीर भी मेरे शरीर को छू रहा था। और ऐसा तभी होता है जब कोई आपके बगल में चल रहा हो, मगर मेरे अगल बगल उस वक्त कोई नहीं था सिवाय घने अंधेरे के। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। खैर मैं इसे अपने मन का वहम मानकर चुपचाप चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद ही मुझे दूर से वो कब्रिस्तान नजर आने लगा। हालांकि वो एक पुराना कब्रिस्तान था। बहुत सालों से उसमें ना तो एक लाश दफनाई गई थी और ना ही किसी इंसान का आना जाना था, मगर पता नहीं कैसे इतना पुराना होने के बावजूद भी वो कब्रिस्तान दूर से चमक रहा था, जैसे वो अभी थोड़ी देर पहले ही बना हो। खैर घर जाने के लिए मुझे उस कब्रिस्तान को पार करना था, लिहाजा मैं उस कब्रिस्तान के करीब जाने लगा। किसी और के कदमों की आवाज अभी भी मेरे कानों में आ ही रही थी। चलते चलते मैं जैसे ही उस कब्रिस्तान के पास रुका तो मैंने ये साफ तौर पर महसूस किया कि वो कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरे से दूर कब्रिस्तान की तरफ अंदर चली गई। वहां रुककर मैं नजर भरकर उस कब्रिस्तान को देखने लगा कि आखिर लोग इस कब्रिस्तान से इतना डरते क्यों हैं, क्योंकि मुझे वहां पर उस कब्रिस्तान के अंदर डरने जैसा कुछ भी लग नहीं रहा था। तभी मैंने मन ही मन में खुद से कहा, चलो थोड़ा अंदर जाकर देखता हूं, अगर कोई भूत भूत दिख गया तो हाल समाचार पूछता जाऊंगा। ये सोचकर मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। जैसा कि वो कब्रिस्तान काफी पुराना था और उसमें लोगों का आना जाना नहीं था, इसलिए कब्रिस्तान के अंदर जंगल जैसा हो गया था। इसलिए मुझे ज्यादा अंदर जाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि भूत हो या ना हो इस जंगल में सांप जरूर होंगे। ये सोचते हुए मैं वापस लौटने के लिए अभी पीछे मुड़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस कब्रिस्तान के थोड़ा अंदर झाड़ियों के पीछे चमकती आग जैसी किसी चीज पर गई। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस कब्रिस्तान में
आग किसने जलाया होगा। जिज्ञासावश मैं उस आग के पास जाने लगा तो कुछ आगे जाते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मैं क्या बड़े बड़े भी कांप जाते हैं, क्योंकि वहां जो आग जल रही थी उस आग के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ी हुई थी और उस कढ़ाई में इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े तैर रहे थे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात कि उस कढ़ाई के आसपास काफी सारे लोग बैठे हुए थे, मगर उन सभी का चेहरा आम इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उन सभी की आंखें चमक रही थी। तभी उनमें से एक शख्स ने कढ़ाई में तैरते एक इंसानी शरीर के पैर को अपने हाथों से उठाया और जानवरों की तरह चबाकर खाने लगा। मेरा दिमाग अब तक पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसी आदमी ने एक नजर मेरी तरफ देखा। उसने मुझे इस तरह से देखा था जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि मैं यहीं पर हूं। जिसके बाद मैंने ना आओ देखा ना ताओ, वहां से जो दौड़ लगाई सीधे घर पहुंचकर ही रुका। और उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर पूरा विश्वास करने लगा। नाना जी की पूरी कहानी सुनकर मैंने कहा, पर नाना जी, क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो इस पर नाना जी बोले, पता नहीं, मगर इतना बड़ा भ्रम तो नहीं हो सकता। मैंने जब ये बात लोगों को बताई तो बहुत से लोगों ने कहा कि वो सब सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि मैं भूतों का मजाक ना बनाऊं और उन पर विश्वास करूं। नाना जी की वो कहानी सुनकर मैं बहुत डर गया था और वो कहानी मेरे दिमाग में इस कदर छप गई थी कि मुझे आज तक इतने सालों के बाद भी कहानी पूरी याद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।